हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट 14 एंड 15 दिसंबर को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू है। आपको पता है कि जो ऑफिशियल एनसीईआरटी है, हम उससे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज आपके सामने जो ये चैप्टर है, आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ये चैप्टर 4 है। हिस्ट्री है क्लास 8 की। ठीक है, क्लास 6-7 की हिस्ट्री पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। 6-7 की ये हमारी क्लास 8 की हिस्ट्री चल रही है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक से बढ़कर के एक पॉइंट इसमें हमें मिलेंगे और यहाँ से कई क्वेश्चंस एज इट इज उठा लिए जाते हैं, सेम टू सेम। कई टॉपिक्स यानी कि स्टेटमेंट यहाँ से पूछे गए हैं। तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। एक एक शब्द को आप जानेंगे, पहचानेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है आपके सामने, देखिए। लिखा है कि 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमता देखा गया। कब की बात है? 1895 की है। ठीक है, बिरसा नाम का एक आदमी था जो झारखंड में छोटा नागपुर के जो जंगल हैं और गांव हैं, वहाँ पे उसको घूमता देखा गया। बिरसा को 1895 में लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वो सारी बीमारियां दूर कर सकता था। अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं का मतलब जो बाहरी लोग हैं, उनकी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि इसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, ये सारी बीमारियों को दूर कर सकता है और एक अजीब प्रतिभा है इसके अंदर। ठीक है, और तो सबसे बड़ी बात तो बिरसा ने खुद ही ऐलान किया था कि मुझे भगवान ने भेजा है तुम लोगों की रक्षा के लिए, और जो बाहरी लोग हैं जिनकी गुलामी में तुम जकड़े हुए हो, मैं तुम्हें उनसे आज़ाद कराऊंगा। ठीक है, इसके लिए मुझे भगवान ने भेजा है। तो क्यों ना लोग उसके पीछे चलते, क्योंकि वो भी तो यही चाहते थे कि जो बाहरी लोग हमें अपना गुलाम बनाए हैं, हमें उनसे आज़ादी मिल जाए। लोग उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वो उनकी समस्याएं दूर करने आया है, उनके दुख दर्द समस्या बाधा को दूर करेगा, गुलामी से आज़ादी दिलाएगा। इसलिए लोग उसके पीछे चल पड़े। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। ध्यान रखिएगा, मुंडा क्या है? मुंडा एक जनजातीय समूह है। रहता कहाँ है? छोटा नागपुर में। ठीक है, प्रश्न पूछ लेगा, मुंडा जो है, मुंडा जनजातीय कहाँ रहता है? तो ये छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल उरांव, कौन है ये? संथाल उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। ये सभी क्या थे? इनके आसपास जो बदलाव आ रहे थे, अंग्रेजों का शासन जब बढ़ रहा था तो इनके आसपास बदलाव आ रहे थे, चेंजेस आ रहे थे, समस्याएं पैदा हो रही थी, तो ये बेचैन थे बेचारे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी, धर्म इनका छिन्न भिन्न हो रहा था। इन सब चीज़ों से ये परेशान थे। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? जिनको बिरसा ने कहा कि मैं तुम्हें दीकुओं से छुटकारा दिलाने आया हूँ, तो वो दीकू कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों की क्या कंडीशन रही? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। अभी क्लास 6 में 7th में पिछले साल, यानी कि पिछले साल का मतलब क्लास 6-7 में आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी।
ज़्यादातर जो कबीलों के जो रीति रिवाज थे, वो रीति रिवाज जो ब्राह्मण रीति रिवाज निर्धारित करते थे उनसे बहुत डिफरेंट थे। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था, वो तो था ही। अब यहाँ पे एक इमेज आप देख रहे हैं, उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। ये बाजार जा रही हैं। तो यहाँ पे अब हम आगे समझेंगे जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, इसको समझिए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती के बारे में आप सभी को पता होगा किस तरीके से की जाती है। उनमें से कुछ समुदाय तो झूम खेती करते थे। क्या करते थे? कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है, जो कुछ समय के लिए यहाँ कर ली गई, कुछ समय के लिए दूसरी जगह पर वहाँ खेती कर ली गई, फिर उस ज़मीन को छोड़ दिया गया, फिर तीसरी जगह चले गए। ये घुमंतू खेती होती है जो घूम घूम कर की जाती है, एक जगह इसमें व्यक्ति नहीं ठहरता। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। जंगलों में छोटे छोटे भूमि के खंड होते थे, वहाँ की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे। भाई जब पेड़ है तो नीचे धूप नहीं आएगी, उसके लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे, कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे और वह फसल तैयार हो जाती थी। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वो जगह कई साल तक यूं ही पड़ती पड़ी रहती थी, उस पर दोबारा कोई फसल नहीं लगाई जाती थी। कई सालों बाद जब अगर वहाँ वो लोग घूम कर आते थे तो खेती करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। सॉरी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। कहाँ? जो घुमंतू किसान है मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की जो पर्वतीय और जंगली पट्टियां हैं उनमें रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। इन्हें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं था, कोई रोकता नहीं था, कोई नियम कोई कानून के लिए नहीं थे। आराम से बढ़िया ये जंगलों में अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़ें। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए। परती क्या होता है? जैसे ये कह रहा है कि ज़मीन परती पड़ी रहती थी। परती का मतलब होता है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। यानी कि बिना खेती कुछ समय के लिए जहाँ पे आपने खेती की है उसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दो तो वो परती कहलाएगी, कि वो ज़मीन परती पड़ी है, यानी कि उस पर कोई फसल नहीं लगाई गई। साल क्या है? साल एक पेड़ होता है। महुआ क्या है? एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये वो महुआ होता है। आइए, अब इतनी बात तो हमने समझ ली। कुछ झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। पॉइंट ये चल रहा है कि जो जनजातीय समूह है वो किस तरह जीते थे। तो पहला तो ये था कि वो झूम खेती करते थे, अपनी आजीविका चलाते थे और पेट भरते थे, इस तरह जीते थे। दूसरा, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। ठीक है, शिकार करके जानवर खाते थे, कलेक्शन करते थे। ठीक है, चित्र कह रहा है कि डोंगरिया कंद कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाएंगी। ठीक है, पहले गांव में पत्तलें चलती थी ये खाना खाने के लिए। अगर किसी का कोई प्रोग्राम है तो वो इन्हीं पत्तलों में खाना खिलाता था। पत्ते होते हैं ये बड़े बड़े। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। देखिएगा, कुछ झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके, जो जंगल से जो चीज़ें मिल रही हैं उनको इकट्ठा कर लिया,
ऐसे अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे क्योंकि इनका जीवन जंगलों पर ही निर्भर था। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि खोंड समुदाय कहाँ का रहने वाला है, तो ये उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला है खोंड समुदाय। इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। बात किसकी हो रही है? खोंड समुदाय की हो रही है जो उड़ीसा के जंगलों में रहता था। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। कौन? खोंड समुदाय के लोग। ठीक है। खाना पकाने के लिए वे साल, जो अभी हमने पीछे पॉइंट पढ़ा, साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। ठीक है। साल क्या है? साल एक पेड़ होता है। महुआ क्या है? महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके तेल का इस्तेमाल करते थे। और इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों का स्थानीय बाजारों में ये बेच देते थे। कौन? उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय ये सब करता था। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए क्या था? रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती, तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते कि भैया हमें इस चीज़ की जरूरत है, तो ये लोग क्या करते? चमड़ा या कपड़े की रंगाई के लिए जो कुसुम पलाश होता है उसके लिए कहते, तो ये लोग उनको उपलब्ध करा देते थे। ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? चलिए, ये तो बात ये हो गई कि ये जनजातीय जो समूह थे किस तरह जीते थे। कुछ झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी थे, संग्राहक थे, ऐसे इनका जीवन चल रहा था। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था कि भाई हमारे पास ये है, तुम हमसे ये ले लो और ये चीज़ हमको दे दो। अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे, मिल जाती थी और इनका काम चलता था। ठीक है। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा भी लेना पड़ता था क्योंकि हर चीज़ को हर चीज़ से बदला नहीं जा सकता। उसमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे जो खेतों में काम करते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था क्योंकि भाई जहाँ पे रहोगे तो जाहिर सी बात है वहाँ के उत्पाद कम तो पड़ेंगे ही। ठीक है। लेकिन तो इनको क्या था कि मजदूरी के लिए भी भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे कि मध्य भारत के बैगा, अब प्रश्न पूछ लेगा बैगा समुदाय कहाँ है, तो ये मध्य भारत में है। ठीक है। मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। कौन सा समुदाय औरों के लिए काम करने से कतराता था? तो वो मध्य भारत का जो बैगा समुदाय है वो दूसरों के लिए काम करने से कतराता था। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। कौन सा समुदाय खुद को जंगल की संतान मानता था? बैगा समुदाय। जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है वो है बैगा समुदाय। ठीक है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो बैगा समुदाय है वो मजदूरी नहीं करना चाहता था। वो सोचते थे हम मजदूरी करेंगे तो हमारा अपमान होगा, हम तो जंगल की संतान हैं, यहीं से हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती हैं, तो हम क्या है, हम काम क्यों करें, हम नौकरी क्यों करें। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे, डिपेंड हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया।
ओके, लिहाजा हुआ ये कि वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों को जड़ मानने लगे कि ये जो महाजन हैं, ये व्यापारी हैं, ये बाहरी शैतान हैं। ऐसा ये जो है कि लोग मानने लगे, आदिवासी लोग मानने लगे। क्योंकि इन्होंने हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं कि भाई इनसे हम कर्जा लेते हैं, कर्जा दे नहीं पाते हैं, तो हम कर्ज तले दबते जा रहे हैं, कर्ज और गरीबी में दबते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए बाहरी शैतान, उनको मानने लगे आदिवासी लोग। आगे आप देखिए, कुछ तो जानवर पालते थे। बात चल रही थी कि जो जनजाति समूह किस तरह जीते थे, तो अब देखिए कुछ तो क्या करते थे, कुछ जानवर पालते थे। समझिए पॉइंट को। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों की रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। ठीक है, जैसा मौसम उस हिसाब से, मान लीजिए जहाँ पे अच्छी घास फूस मिल रही है वहाँ वो अपने मवेशियों को, भेड़ों को, जानवरों को लेकर चले जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी कह रहा कि जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, आपसे प्रश्न पूछ लेगा वन गुज्जर समुदाय कहाँ रहता है, पंजाब के पहाड़ों में। और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, लबाड़िया समुदाय कहाँ रहता है, आंध्र प्रदेश में। आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। प्रश्न पूछ लेगा पहाड़ों में रहने वाला, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाला समुदाय वन गुज्जर तथा आंध्र प्रदेश के लबाड़िया जो समुदाय है, ये किस तरीके के जानवर पालते थे, तो ये गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय, ठीक है, गद्दी समुदाय कहाँ है, कुल्लू में है, के लोग जो थे वो गडरिये थे। कश्मीर के बकरवाल, बकरवाल समुदाय कश्मीर का है जो कि बकरियां पालता था। ये आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लिए, लिख लीजिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इसको पूरा पढ़ना नहीं है, जो हाईलाइट है इसको पढ़ लीजिए। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोड़ समुदाय के बीच बिताए थे। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं का सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। किसको, बैगाओं को। बाकी कुछ खास है नहीं। यहाँ से देखिए, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। भाई पॉइंट हमारा क्या चल रहा था कि जनजाति समूह किस तरह जीते थे, कुछ झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे, कुछ जानवर पालते थे और कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। ओके, आप समझिए 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे और वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। क्या था, बहुत सारे समुदायों में क्या था, जैसा कि छोटा नागपुर का मुंडा है, मुंडाओं का हाल है, यानी कि मुंडाओं की तरह ही ज़मीन पर पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। माना जाता था कि ये उन्हीं के वंशज हैं, लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी उनके पीछे पीछे चलने वाले बन जाते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। समझिए पॉइंट को, जो ताकतवर होते थे वो खुद खेती नहीं करते थे, अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे, ठेके पे दे देते थे। इस तरीके से ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जो ब्रिटिश अफसर थे उन्हें लगता था कि गोंड और संथाल जैसे एक जगह जो ठहर कर खेती करने वाले लोग हैं या एक जगह ठहर कर रहने वाले जो समूह हैं, ये ज़्यादा सभ्य हैं। किनसे ज़्यादा सभ्य हैं? जो शिकारी संग्राहक हैं या जो घुमंतू खेती करते हैं, घूमते रहते हैं,
ये लोग एक जगह रुके तो ये ज़्यादा सभ्य हैं। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि ये यूं ही घूमते रहेंगे तो सभ्य नहीं बन पाएंगे। एक शब्द हमको मिलेगा बेवड़। बेवड़ का मतलब होता है मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है बेवड़। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे एक इमेज आप देख पा रहे हैं, ये है पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर है। जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। यहाँ पे देखिए लट्ठों से बना हुआ एक घर आपके सामने है। चलिए अब यहाँ से आगे पॉइंट को समझिए। पॉइंट कहता है कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। जो औपनिवेशिक शासन हुआ, अंग्रेजों का जो शासन आया, उससे आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। किस तरीके से बदला, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट तो यह है, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। जो आदिवासी मुखिया थे, अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। जब अंग्रेज नहीं आए थे, उनके आने से पहले उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण भी रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। किनकी, ये जो आदिवासी मुखिया हुआ करते थे, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता था और ये अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। इनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे, आदिवासियों के मुखिया। ओके, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। यानी कि उनका जो कामकाज है या उनके जो अधिकार हैं, उनमें काफ़ी परिवर्तन आया। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिलता रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। जो लोग पहले अपने नियम खुद बनाते थे, अब उन्हें दूसरों के नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा या पड़ रहा था। उन्हें अंग्रेजों को नजराना भी देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि उनके एजेंट की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। बेटा डिसिप्लिन में रहो। ये अपने आप को अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से इनको अनुशासन में रखते थे, अपने समूहों को। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। जो काम उनका पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है, उनको करने से क्या हुआ, ये लाचार हो गए उनको करने से। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। जो घुमंतु काश्तकार थे, घूम कर खेती करते थे, झूम खेती करते थे, ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी। जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह क्या हो, एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। आप सामने इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे, इस इमेज को देख पा रहे होंगे। कुछ महिलाएं हैं जो आपको खेतों में काम करती हुई नजर आ रही है। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें हैं। कहाँ खेती कर रही हैं, जंगल में खेती कर रही हैं। ठीक है, नज़र भी आ रहा है। ये देखिए पेड़ लगे हैं, ये क्या है, जंगल है, जंगल में खेती कर रही हैं। ओके, घुमंतु खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ कर ली गई है। ठीक है, यहाँ पे जो पेड़ थे यहाँ पे उनको हटा दिया गया है। चलिए आगे पॉइंट समझते हैं। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था, क्योंकि वो एक ही जगह पर रह रहे हैं। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी को नियमित स्रोत भी चाहते थे। किसान अपने अंग्रेज जो थे वो अपने शासन को चलाने के लिए आमदनी का एक नियमित स्रोत भी चाहते थे, जहाँ से रेगुलर पैसा आता रहे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया कि किसके पास कितनी ज़मीन है, और उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। भाई इसीलिए तो इन्होंने ज़मीन को माप करके हर एक व्यक्ति का हिस्सा तय किया कि तुम इतनी ज़मीन जोत रहे हो, तुम्हारी इतनी इनकम होगी इस ज़मीन से, इसमें से इतना लगान हमको तुम दोगे, ये भी तय कर दिया।
कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। ठीक है, और पट्टेदार जो है वो अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे, इन अंग्रेजों को लगान देते थे। ठीक है, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब तो नहीं हो पाई। ये इनको जो है जो झूम काश्तकार थे एक जगह तो नहीं बसा पाए। इनको झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की जो अंग्रेजों की कोशिश थी वो बहुत हद तक सफल नहीं हो पाई। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे, अच्छी फसल नहीं हो पाती थी, जिससे कि जो उसमें पैसा लगा वो भी वापस नहीं आया। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए, जैसा हम पीढ़ी दर पीढ़ी से जीते चले आ रहे हैं। हमारा जो आजीविका के साधन है या जो भी चीज़ें हैं हमें वैसे ही रहने दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट भी दे दी गई। तो इतनी बात क्लियर है कि जो अंग्रेज थे उनको आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। ठीक है, वन कानून और उनके क्या प्रभाव हुए आइए समझते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था और अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी इसका भारी असर पड़ा, गहरा असर देखने को मिला। यहाँ पे एक इमेज आप देख पा रहे हैं, ये लिखा है कि आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी आपको नज़र आ रहे होंगे। समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फ़र्क आप देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए। पॉइंट कहता है, बहुत अच्छा पॉइंट है, कि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना कंट्रोल ले लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था कि ये राज्य की संपत्ति है। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, जो बेचारे झूम खेती करते थे। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम आखिर कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहीं खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। तुम झूम खेती कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए क्या होगा, वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव भी बसा दिए, जो वनों की देखभाल करते थे और वहाँ रहते थे। ठीक है, मजदूरी करते थे वन विभाग के लिए। स्लीपर की बात करें तो लकड़ी के 36 तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं उन्हें स्लीपर कहा जाता है। अब पॉइंट एक है कि 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था 1930 में। आगे बढ़ेंगे, देखिए अब यहाँ पे एक इमेज आप देख पा रहे हैं, यह है गोदारा औरतें बुनाई करती हुई। गोदारा औरतें बुनाई करती हुई नजर आ रही होंगी। फिर आगे क्या हुआ कि बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। ठीक है, कि ये जो तुम्हारे कानून हैं जिसमें वन विभाग के लिए हमें मजदूरी करनी होगी, जंगलों की देखभाल करनी होगी, ठीक है, तो ये सब हमें पसंद नहीं है कि तुम हमें केवल छोटा सा टुकड़ा दे दोगे खेती करने के लिए, फिर हम उसी में लगे रहेंगे। लोगों ने इसका विरोध किया।
उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया कि हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी, वो अपना उसी तौर तरीकों से चलते रहे। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए व्यापार की समस्या भी खड़ी होती है। व्यापार की क्या समस्या खड़ी होती है? 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। ठीक है, जनजातीय समूहों ने क्या पाया कि जो व्यापारी हैं, महाजन हैं, वो जंगलों में बड़ा जल्दी जल्दी आने लगे हैं। पहले तो शकल दिखाने नहीं आते थे। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे कि वन के अंदर जो बढ़िया चीज़ें उपज रही हैं वो हम खरीद लेंगे, उनको नगद कर्जा भी देंगे, आदिवासियों को मजदूरी पर रखेंगे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, ये समझने में आदिवासियों को बेचारा थोड़ा समय लग गया, क्योंकि बेचारे भोले थे। ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। जो यूरोपीय बाजार थे, वहाँ भारत में जो रेशम पैदा हो रहा था उसकी अच्छी खासी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। ठीक है, और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे कि यहाँ पे रेशम अच्छा होगा, यूरोप में बढ़िया बिकेगा, हम पैसा कमाएंगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। कौन? संथाल जो लोग थे वो रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे कि हमसे कर्जा लो और रेशम कीट पालन करो। ठीक है, और उनके कृमिकोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमिकोषों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमिकोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलिया, भाई कुछ निर्यातक थे जो निर्यात करते थे, दूसरे उत्पादक थे, तो उस व्यापारी और उस उत्पादक के बीच जो बिचौलिए का काम कर रहा है वो जमकर मुनाफा कमाता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारी आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी मानने लगे थे, क्योंकि जो व्यापारी जो पैसा कमा रहा है, क्योंकि इधर व्यापारी है, इधर बेचारा उत्पादक है, बीच में जो बिचौलिया है वो उससे कितने में तय कर रहा है, उसको कितना दे रहा है, उससे क्या मतलब। उसको जो बेच रहा है वो सोच रहा है मेरा माल बिक जा रहा है, थोड़ा बहुत पैसा उसको मिल रहा है। इस तरीके से कहानी खराब थी। चटाई बुनती एक हाजांग औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ ले जाकर के काम करती थी। कितना कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ पे आप इन दो व्यक्तियों को देख पा रहे होंगे जो बेचारे बिहार के कोयला खनिक 1948 की कहानी है। ये 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोंटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि ये खतरनाक था। वो अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मर जाते थे बेचारे, क्योंकि वहाँ दम घुटने वाली और क्या थी, दम घुटने वाली खदानें थी, अंधेरी और गहरी खदानें थी जहाँ पे लोग काम करते थे। काम की तलाश काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। किसके लिए? असम के चाय बागानों में काम करने के लिए, झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए
आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया गया, यानी कि ठेकेदारों को माध्यम बनाकर इनको भर्ती किया गया। ठेकेदार इनको जितने पैसे में इनको तय कर लें उस हिसाब से पैसा दिया जाता था। या ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। इतनी बुरी हालत थी। नज़दीक से देखने पर क्या पता चलता है, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों तथा महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। क्योंकि जो जनजातीय समूह थे वो अपनी परंपरागत जो उनका चला आ रहा है उस हिसाब से रहना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने इनके निजी जीवन में दखल डाला। ठीक है, तो अब ये जो कानून बदल रहे थे और इनके व्यवहार पर जो पाबंदियां लग रही थी, ये उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ, ध्यान रखिएगा। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 में। कहाँ हुआ? मध्य भारत में। और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक विद्रोह था। अब हम आगे बढ़ेंगे, बिरसा मुंडा की बात करेंगे। देखिए, बिरसा मुंडा, बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। ठीक है, उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत यानी पास्ट में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी मुखियाओं का विद्रोह का आह्वान करते देखा था। ठीक है, मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं यानी कि जो बाहर से आए लोग हैं उनके उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। हम जिस तरह से जी रहे थे वैसे जिएंगे, जैसे खेती कर रहे थे, घूम रहे थे या जो भी चीज़ें हैं। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई यानी कि मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थायी मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए, अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा पॉसिबल है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वो काफी गहरे तौर पर प्रभावित हुए। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बिरसा का जो आंदोलन था आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, डायन जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया था। वह उन्हें बाहर का मानते थे, मिशनरियों को, हिंदू जमींदारों को बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें कि जैसा हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है हम उसको जीवित करें। वो अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग यानी कि सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे,
कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। ऐसा बिरसा चाह रहे थे। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। ये आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। और ये जो आंदोलन है वो ये आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था। ठीक है, अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थीं। अंग्रेजों की जो ज़मीन को लेकर की जो नीतियाँ बनाई जा रही थी वो उनकी जो परंपरागत भूमि व्यवस्था थी उसको नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। क्या करते थे? जो मिशनरी थे, जो अंग्रेज थे, उनकी जो परंपरागत संस्कृति चली आ रही है उसकी आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। फिर पॉइंट कहता है कि 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। जो उनकी परंपराओं से चले आ रहे प्रतीक हैं, जो भाषा है, उसका इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी कि दीकों और यूरोपीयों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे कि ये जो दीकू हैं, जो बाहर से आए लोग हैं, जो यूरोपीय सत्ता है, इसको किसी तरह से यहाँ से खदेड़ना है। उन्होंने थाने और चर्चे पर हमले किए, महाजनों, जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिरसा राज का प्रतीक सफ़ेद झंडा था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों से बहुत महत्वपूर्ण था। पहला तो इसने औपनिवेशिक सरकार यानी ब्रिटिश सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा ये था कि इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो ये था आज का चैप्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट। आइए इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न हैं 4-6 उन प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सामने आ गया प्रश्न जो कि 6 फरवरी 2023 का प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है? ठीक है, बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। दूसरा कहता है कि बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। 4 ऑप्शन है, कौन सही है कौन गलत है आइए देखते हैं। डियर फ्रेंड, यहाँ से हमें प्रश्न का आंसर मिलेगा। पहला पॉइंट कह रहा था कि लाल झंडा को बिरसा राज का प्रतीक बनाया गया, नहीं, सफ़ेद झंडा जो है बिरसा राज का प्रतीक था। ए ऑप्शन जो है हमारा वो कट जाएगा क्योंकि उस ऑप्शन में इन्होंने लाल झंडा कहा है जबकि लाल नहीं, सफ़ेद झंडा जो है बिरसा राज का प्रतीक था। ए ऑप्शन कट गया। बी ऑप्शन कह रहा था कि बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए क्या किया। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है, यहाँ पे ये देखिए, बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया, भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन ये वाला है, ये क्या है, ये बी ऑप्शन है, ये राइट हो जाता है। ओके,
बी ऑप्शन राइट हो गया। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का प्रयोग किया। वेरी गुड, बी ऑप्शन राइट हो गया। ए गलत हो गया, बी राइट हो गया। सी ऑप्शन कह रहा था कि बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था, जबकि विरुद्ध नहीं पक्ष में था। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट यहाँ से लिया गया है, ये रहा। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। और ऑप्शन क्या कह रहा है कि विरुद्ध था, विरुद्ध नहीं था, पक्ष में लिखा होता तो ठीक था। इसलिए ये जो सी ऑप्शन है ये भी कट जाएगा। ये आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। ठीक है, ए कट गया, बी राइट हो गया, सी कट गया। डी कह रहा था कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। जो डी ऑप्शन है ये भी राइट है। ठीक है, इतनी बात, यानी कि बी और डी राइट है। एक बार फिर आपको बता दूं, ये ऑप्शन कट गया क्योंकि लाल झंडा नहीं सफ़ेद झंडा, क्या है, लाल झंडा नहीं सफ़ेद झंडा बिरसा का राज का प्रतीक था। दूसरा ऑप्शन राइट है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सी कि बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को विरुद्ध नहीं था, पक्ष में था, ये कट जाएगा, बी राइट है और डी राइट है। ठीक है, तो बी और डी इसमें जो ऑप्शन आपका राइट है इसके साथ में हम चले जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है। तो आपको पता है खोंड समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय। तो खोंड समुदाय कहाँ रहता है, उड़ीसा के जंगलों में। और मुंडा भी था, मुंडा कहाँ रहता है, मुंडा जो है वो छोटा नागपुर। ठीक है, ये देखिए मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। ओके, तो इस प्रश्न में खोंड तो राइट हो जाएगा, मुंडा जो है छोटा नागपुर के साथ में जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे, जैसे कि औपनिवेशिक सरकार को दीकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। ठीक है, आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिए गए। आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। इसमें सही विकल्प हमको चुनना है, कौन सही है कौन गलत है। प्यारे दोस्तों, जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है वो कह रहा था कि बिरसा का जो आंदोलन था उसके महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे। महत्वपूर्ण परिणाम या वो दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला तो ये था कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिनके जरिए जो दीकू लोग थे, जो बाहरी लोग थे, वो आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। ठीक है, औपनिवेशिक सरकार को दीकुओं से आदिवासी ज़मीन की सुरक्षा के लिए नए कानून लाने पड़े। ठीक है, उनको मजबूर कर दिया। ठीक है, इतनी बात के लिए पहला। दूसरा पॉइंट जो कह रहा था, दूसरा ये कि इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। यानी कि आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को फिर दर्शाया। ठीक है, इस तरीके से इसमें ऑप्शन हमारा ये दो राइट हो जाएंगे। इसमें जो प्रश्न हमारा, इसमें जो ऑप्शन ए और सी है ये दोनों राइट हो जाएंगे। ओके, ए और सी ऑप्शन जो है वहाँ राइट हो जाएगा। हम इसमें जाएंगे ए और सी के साथ में। इतनी बात क्लियर है। जो विद्यार्थी बहुत अच्छे ढंग से बहुत डीप पढ़ा होगा वही इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। आइए स्टेटमेंट ए और बी को पढ़ते हैं। ए कहता है बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामियों, महाजनों और मिशनरियों का सहयोग किया। ठीक है, क्या ये बात सही है कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामी, महाजन इनका सहयोग किया था? दूसरा कहता है कि अंग्रेजों की भू नीतियाँ मुंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन मुंडाओं जमीन छीनते जा रहे थे, महाजन मुंडाओं से जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी मुंडाओं की परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। कौन इसमें सही है कौन गलत है? प्रश्न में जैसा कि कथन ए कह रहा था
कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामी, महाजन और मिशनरियों का सहयोग किया? नहीं, बिरसा ने मिशनरियों, हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया था, सहयोग नहीं किया था, इसलिए ए ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे भी लिखा है कि ये जो आंदोलन था उसका, ये मिशनरियों, महाजन, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। ठीक है, तो ए ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन कह रहा था कि सहयोग करता है, सहयोग नहीं, इसने क्या किया था, विरोध किया था इनका। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ से मिलेगा, एज इट इज़ इन्होंने पॉइंट को उठाया है कि अंग्रेज़ों की भूनीतियाँ जो हैं वो मुंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना, और मिशनरी जो है वो मुंडाओं की परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसमें बी राइट हो गया, ये गलत है क्योंकि उसने सहयोग नहीं विरोध किया था। ऑप्शन बी सही है। देखिएगा, प्रश्न कहता है बी सही है किंतु ए गलत है। ऑप्शन डी के साथ में हम चले जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, कहता है ब्रिटिश शासन की आदिवासी मामलों पर भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और ताकत में बहुत परिवर्तन आया। आदिवासी मुखियाओं को कई गांवों पर ज़मीनों का मालिकाना मिला और साथ में ज़मीन को किराए पर देने का अधिकार भी मिला। कौन सही है कौन गलत है, आइए चेक कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रश्न का आंसर यहाँ पे मिलेगा। प्रश्न कह रहा था कि कथन ए कह रहा था कि ब्रिटिश शासन के तहत क्या हुआ, आदिवासी मुखियाओं के जो कार्य हैं, यानी कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्य और अधिकार यानी कि उनकी ताकत में बहुत परिवर्तन आया, काफ़ी बदल गए। ये राइट हो गया, वेरी गुड। ठीक है, दूसरा कह रहा था कि आदिवासी मुखियाओं को कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना हक भी मिला और साथ में ज़मीन को किराए पर देने का अधिकार भी मिला। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ए बी ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन भी राइट हो जाता है। तो ए और बी जहाँ दोनों सही होंगे हम उसको टिक कर देंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता है? वो आपका यहाँ लिखा है बेवड़ शब्द है। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द बेवड़ है। तो इसमें हम बेवड़ के साथ में चले जाएंगे। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर से रिलेटेड जो 4-6 प्रश्न थे वो भी हमने आपको करा दिए। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। 4 चैप्टर और इसमें बचे हैं, उनको हम फटाफट कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।